कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। आइए इस वीडियो के अंदर ये बात जो है जानते हैं। ये दोनों ही बात बताने के लिए मैं आपको दो टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। सबसे पहली टर्म है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरी टर्म है आपकी बैलेंस शीट। अगर इन दोनों के बारे में हमें पता है ना, तो हम जज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या फिर नहीं है। तो आओ इस वीडियो के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा उसका नाम है, वो एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है या लॉस करा है, ये जो है दर्शाता है। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ देखते हैं तो आप ये देखते हैं वहां पर कंपनी का रेवेन्यू कितना है और साथ ही साथ में कंपनी का एक्सपेंस कितना है। अगर तो कंपनी का रेवेन्यू उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा है तो कंपनी जो है प्रॉफिट अर्न करती है। वहीं पर अगर कंपनी का रेवेन्यू जो है कम है और वहीं पर कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा है तो वो कंपनी जो है पर्टिकुलरली लॉस करती है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ये रेवेन्यू क्या क्या होता है और वहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, इसके लिए आपको इसी वीडियो का सेकंड पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं समझा सकता। तब तक चैनल को फॉलो कर लो, नेक्स्ट पार्ट इस वीडियो के जस्ट बाद जो है आपको मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो दिखाता है कंपनी ने इस साल प्रॉफिट करा है या लॉस करा है। अगर तो कंपनी के एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से कम है तो कंपनी जो है एक प्रॉफिटेबल हो जाती है। अगर वहीं पर कंपनी का रेवेन्यू जो है कम है और एक्सपेंस बहुत ज्यादा है तो कंपनी जो है लॉस के अंदर आती है। ये जो रेवेन्यू और ये जो एक्सपेंस है, ये क्या क्या जो है इंक्लूड करते हैं, आइए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। एक्सपेंसेस सबसे पहले इंक्लूड करते हैं मटेरियल कंज्यूम। जो कंपनी मटेरियल लेकर के आती है और अपना प्रोडक्ट बनाती है वो होते हैं मटेरियल कंज्यूम। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ्ट साइड में आती है। और उसके बाद आती है सैलरीज और वेजेस, जो कंपनी देती है अपने एम्प्लॉइज को या फिर अपने वर्कर्स को। उसके बाद आती है कंपनी की सेलिंग एक्सपेंस, अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए जो कंपनी एक्सपेंस करती है उसको जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालते हैं। तो उसके बाद आते हैं आपके एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, साथ ही साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या पानी का बिल हो गया, ये सब भी जो है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आते हैं। और ये सब मिलाकर के लेफ्ट साइड में आते हैं और कंपनी का नेट खर्चा जो है निकल करके आता है। एक और एक्सपेंस यहाँ पर आता है जो होता है कंपनी का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो कंपनी अगर बैंक से कोई लोन लेती है तो उसको जो पे करती है वो भी जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेफ्ट तरफ में जो है आता है। अब रेवेन्यू होती है आपके राइट साइड में। रेवेन्यू को जानने के लिए हम जो है पार्ट 3 बनाएंगे। अभी जो है ये पार्ट 2 है वीडियो का, चैनल को फॉलो कर लो। पार्ट 3 के अंदर मैं आपको बताऊंगा रेवेन्यू दो चीजों से बनता है, एक कंपनी का मेन बिजनेस से जो इनकम आ रही है और साथ ही साथ में कंपनी के जो इंसिडेंटल इनकम हुई वो जो है हम जानेंगे पार्ट 3 के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो आपको ये बता रहा है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट करा और कितना लॉस करा। लेफ्ट साइड में आते हैं उसके एक्सपेंसेस और राइट साइड में आती है कंपनी की इनकम। इस वीडियो के अंदर ये जानो, ये जो राइट साइड है ना जिसके अंदर इनकम आती है वो कहां से जो है बनती है। ये जो है दो चीजों से बनती है। पहली चीज होती है सेल्स और दूसरी होती है अदर इनकम। सेल्स के अंदर वो चीजें इंक्लूड होती है जो कंपनी मेन बिजनेस करती है और उससे रेवेन्यू कमाती है। जिसका मतलब ये हुआ अगर कंपनी शूज बनाती है और अगर शूज को सेल करा और शूज को सेल करके कंपनी का पैसा आया तो वो जो है सेल्स के अंदर इंक्लूड होगा। मतलब वो सेल्स के अंदर इंक्लूड होगा जो कंपनी मेन बिजनेस करती है, जो उसका कोर बिजनेस एक्टिविटीज है। दूसरी इनकम होती है अदर इनकम। अदर इनकम के अंदर वो इनकम आती है जो कंपनी की मेन बिजनेस से इंक्लूड नहीं होती है, मतलब वो हट करके इनकम होती है। जैसे कंपनी के पास स्क्रैप पड़ा था, स्क्रैप मतलब कोई कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ था, उसे बेचा तो वो कभी कभार इनकम आएगी ना। अगर कंपनी के पास कोई पर्टिकुलरली मेटल था और मेटल को बेच दिया और बेच करके एक साल के अंदर एक बार प्रॉफिट आया तो वो कंपनी का मेन बिजनेस से प्रॉफिट नहीं है, वो एक इंसिडेंटल इनकम है और वो इनकम कभी कभार होती है, इसीलिए वो अदर इनकम के अंदर जो है इंक्लूड होती है। और ये दोनों ही सेल्स और इनकम राइट साइड में आते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो लेफ्ट साइड के अंदर आते हैं आपके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस के अंदर सैलरी वेजेस वगैरह सब जो है इंक्लूड होता है। और ये मैंने कहां बताया है, ये आपको मैंने वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर बताया है। ये तीनों सीरीज के पार्ट को जो है एक बार देखो और उसके बाद चौथे पार्ट का वेट करो, जिसके अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी कैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल को जो है फॉलो करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट जो आपको ये बता रहा है कि पर्टिकुलर कंपनी ने इस साल प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया है। राइट साइड में वो आपको रेवेन्यू दिखाता है, लेफ्ट साइड में आपको वो खर्चे दिखाता है। ये मैं आपको पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर जो है बता चुका हूँ। ये जो हमारी सीरीज है, ये इस सीरीज का 4th वीडियो जो है आपके लिए बन रहा है। इसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलरली अपने डेस्क के ऊपर लेके जाऊंगा और वहां पे व्हाइट पेपर के ऊपर मैं आपको समझाऊंगा कि राइट साइड में इनकम आती है और लेफ्ट साइड में जो है एक्सपेंसेस आते हैं कंपनी के, और उसके बाद बनता है कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पहले अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाकर के देख लो और हमारे चैनल को फॉलो भी कर लो। तो चलो चलते हैं।
ठीक है, तो अब आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके लेफ्ट तरफ में आपको दिख रहे हैं एक्सपेंसेस और राइट साइड में दिख रही है इनकम। मैं पार्ट 2 के अंदर बता चुका हूँ आपको एक्सपेंसेस के बारे में, और पार्ट 3 के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ इनकम के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ सेल्स है, यहाँ पे अदर इनकम है। अदर इनकम के अंदर जैसे डिविडेंड कंपनी को मिला, या कंपनी ने सेल करा स्क्रैप का, या फिर आपको जो है इंटरेस्ट इनकम मिला है बैंक से। यहाँ पे इंटरेस्ट पेड है क्योंकि ये कंपनी ने बैंक को दिया था, यहाँ कंपनी को जो है बैंक से मिला है। और जब हम इन सब इनकम को टोटल करते हैं, मान लो वो 2 लाख रुपए आई, और ये 2 लाख रुपए में से अगर ये 1 लाख रुपए के सारे एक्सपेंस हो गए, तो जो कंपनी के पास बचता है वो बचता है प्रॉफिट, और इसको कहलाता है ये बॉटम लाइन, जिसके अंदर ये जो है 1 लाख रुपीस का जो है बच गया है। वहीं पर ये जो सेल्स है, ये सेल्स कहलाती है आपकी टॉप लाइन। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कैसे है। अब हम चलेंगे वीडियो के 5th पार्ट के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा। तो आप 1st पार्ट से ये 4th पार्ट तक ये सारी चीजें जो है कवर कर लो। हम 5th वीडियो के अंदर आपको बैलेंस शीट के बारे में बता देंगे। एक कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है, ये हम जानते हैं उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, साथ ही साथ में बैलेंस शीट से। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जो है जान चुके हैं पिछले 4 पार्ट के अंदर। ये इस सीरीज का 5th पार्ट है, और इसके अंदर हम जानेंगे कंपनी की बैलेंस शीट को कैसे देखते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट सिंपली 2 चीजें जो है आपको बताती है। लेफ्ट साइड के अंदर वो बताती है आपको लायबिलिटीज के बारे में, और राइट साइड में वो आपको बताती है एसेट्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे लायबिलिटीज के बारे में, क्योंकि पूरा जो है हम कंप्लीट नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो है 6th पार्ट भी बनाएंगे, वो इसके बाद जस्ट आपको जो है मिल जाएगा। लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटीज का मतलब होता है जो कंपनी कुछ उधार लेकर के रखती है ना अपने पास अपने काम को करने के लिए, वो लायबिलिटीज के अंदर इंक्लूड होते हैं। मतलब वो चीजें इसके अंदर आती है जो कंपनी ओ करती है। ओ करने का मतलब उधार लेना। कंपनी मेनली उधार 3 ही टाइप के जो है ले सकती है। सबसे पहला उधार कंपनी लेती है ओनर से, और ओनर जब उधार देते हैं एक कंपनी को तो वो कहलाती है कैपिटल, और वो लेफ्ट साइड के अंदर ही कैपिटल के नेम से शो होती है। वहीं पर कंपनी दूसरे तरीके का उधार लेती है बैंक से या कुछ जानकार बंदों से, जो कहलाते हैं लोन, और वो भी लेफ्ट साइड में लोन के हेडिंग के अंदर जो है आते हैं बैलेंस शीट के अंदर। थर्ड टाइप की होती है आपकी करंट लायबिलिटीज। वो कंपनी लेती है बाहर वालों से ही, बट वो जो है शॉर्ट टर्म के अंदर उतार देती है। जैसे मतलब कंपनी ने किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदा और अभी वो उधार पे लिया और बोला कि मैं 90 दिनों के बाद जो है आपको वापस से लौटा दूंगी, तो ये आते हैं करंट लायबिलिटीज की हेडिंग के अंदर, और ये भी बैलेंस शीट के अंदर लेफ्ट साइड में दिखते हैं। अब मैं आपको 6th पार्ट के अंदर एसेट्स के बारे में बताऊंगा, तब तक चैनल को जो है फॉलो करिए। बैलेंस शीट कंपनी की आपको लायबिलिटीज और एसेट को जो है दर्शाती है। लेफ्ट साइड में आपकी लायबिलिटीज आती है और राइट साइड में आपकी एसेट आती है। लायबिलिटीज के बारे में मैं 5th पार्ट के अंदर इस सीरीज के अंदर डिस्कस कर चुका हूं। ये इस सीरीज का 6th पार्ट है, और इसके अंदर हम जानेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट वो चीजें होती हैं जो कंपनी ओन करती है। जैसे कंपनी ने लैंड खरीदी, और लैंड खरीदने के बाद उसको अपने पास रखा कि मैं जो है उसके ऊपर काम करना शुरू करूंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो कंपनी की एसेट जो है कहलाएगी। इसके बाद कंपनी ने मशीनरी खरीदी कि हाँ भाई मैं इससे शूज बनाऊंगी या प्रोडक्शन करूंगी, तो ये जो है पर्टिकुलरली कंपनी के लिए एसेट कहलाती है। इन शॉर्ट एसेट जो है 2 तरीके से क्लासिफाई होती है। पहली होती है आपकी फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड का मतलब कुछ परमानेंट, उसको लेकर के आपको रखना पड़ेगा। जैसे कंपनी ने लैंड खरीदी, एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, अब ये तो नहीं है ना कि इसको बार बार बेचेगी, नहीं। वहीं पर कंपनी ने कोई बिल्डिंग ली, तो बिल्डिंग भी क्या बार बार बेचती नहीं, इसके अंदर आपका मोटा पैसा लग जाता है और वो जो है फिक्स हो जाता है, इसीलिए एसेट कहलाती है फिक्स्ड एसेट। वहीं पर दूसरे तरीके की होती है करंट एसेट, जो बार बार आती है और बार बार जाती है। लैंड बार बार हम परचेज और सेल नहीं करते, बट वहीं पर अगर कंपनी रॉ मटेरियल खरीद रही है कि हाँ भाई मैं रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, कपड़ा खरीद रही हूँ और उसके बाद शूज बनाऊंगी, तो ये जो है आएगा और जाएगा, आएगा और जाएगा। कैश बैलेंस है, बैंक के अंदर पैसा आया अगर कुछ बेचा तो, और उसके बाद रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा चला गया, तो मतलब क्या हुआ कि ये भी जो है आपका करंट एसेट के अंदर इंक्लूड होगा। तो एसेट आपकी राइट साइड में 2 तरीके से जो है कंक्लूड होगी। फर्स्ट फिक्स्ड एसेट और सेकंड जो है करंट एसेट। कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट हुई है तो उसको पैसों की जो है जरूरत होती है, मतलब सोर्सेज उसको जो है चाहिए होते हैं फंड के, ताकि वो जो है काम कर सके। और सोर्सेज उसके पास 2 ही होते हैं, या तो वो ओनर से ले जो कैपिटल कहलाता है, या फिर किसी आउटसाइडर से ले जो कि लोन कहलाता है। तो इसके बारे में जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 6 के अंदर। ये वीडियो का पार्ट 7 है, जिसके अंदर हम जानेंगे अगर कंपनी आउटसाइडर से पैसा लेती है या फिर अपने ओनर से पैसा लेती है तो उसको क्या बदले में जो है चुकाना पड़ता है। कंपनी अगर आउटसाइडर से पैसा लेती है तो कंपनी को जो है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है देना होता है, और साथ ही साथ में ये जो कंपनी ने कैपिटल उठाई है ना अपने बिजनेस को चलाने के लिए, वो भी जो है साल दर साल जो है कंपनी को वापस करनी होती है। अब ये जो बाहर वाला बंदा होता है, ये कंपनी को किसी इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर जो है पैसा देता है, तो ये जो पर्टिकुलर बंदा होता है इसको प्रॉफिट से कंपनी के मतलब नहीं होता। अब कंपनी प्रॉफिट करे या ना करे, इसको तो अपना फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो इंस्टॉलमेंट है वो चाहिए, साथ ही साथ में उसको जो है इंटरेस्ट चाहिए। अब बात करते हैं अगर ओनर जो है अगर कंपनी को पैसा देता है
है तो वो बदले में क्या लेता है, अगर वो कैपिटल देता है एक कंपनी को ओनर, तो वो साथ में एक्सपेक्ट करता है कि वो प्रॉफिट का एक हिस्सा दे, क्योंकि वो इतना जो है डिजर्व करता है। तो कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो ही जो है ओनर को पैसा मिलता है, क्योंकि वो इतना रिस्क ले रहा है। अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट करती है तो ज्यादा जो है प्रॉफिट मिलता है आपके ओनर को। ये बात ध्यान रखना, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उस कंपनी के आप जो है ओनर बनते हो, और ओनर बनने से आप जो है रिस्क लेते हो, और रिस्क लेने पे आपको जो है डिविडेंड भी मिलता है। अब हम जानेंगे बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं, तो वो हम पार्ट 8 के अंदर सीखेंगे। आप जो है हमारे चैनल को तब तक जो है फॉलो करके रखें। कंपनी कोई भी स्टार्ट हुई और कंपनी ने बाहर वालों से पैसा लिया, और तो वो दो ही सोर्स से जो है पैसा ले सकती है। पहला ओनर से जो कहलाता है कैपिटल, दूसरा वो बाहर से बोरो करती है किसी से जो लोन कहलाता है। और ये बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड के अंदर दिखता है, लायबिलिटी कॉलम के अंदर। ये हम 7 पार्ट के अंदर जो है जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस सीरीज की 8th क्लास की, जिसके अंदर हम जानेंगे अगर पर्टिकुलर कंपनी ने कोई भी स्टार्ट करा है काम, और काम करने के बाद कोई रेवेन्यू कमाया है, मतलब सेल्स जनरेट करी है, तो वो सेल्स को जो है कौन कौन बांटता है। सपोज करो कंपनी ने 2000 पे जो है एज अ कैपिटल लिया और वो लायबिलिटी साइड में गया। उसके बाद कंपनी ने 3000 रुपए बाहर वाले लोन लिया, और ये भी जो है लायबिलिटी साइड पे जाएगा। और ये जो 3000 रुपए बाहर से लिया ना, ये 10% इंटरेस्ट पे लिया है, ठीक है ना। तो टोटल 5000 रुपए उठाए, और ये 5000 रुपए का इस्तेमाल करके कंपनी ने 15000 की जो है सेल्स जनरेट करी। अभी जो 15000 की सेल्स जनरेट हुई है, इसके हकदार कौन कौन होगा? सबसे पहले तो एम्प्लॉय होंगे, जिन्होंने जो है पूरे साल मेहनत करी और कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प करी है। साथ में इन्हीं एम्प्लॉइज ने कोई स्टेशनरी भी यूज करी होगी, कोई प्रिंटिंग भी करी होगी, कुछ और भी एक्सपेंसेस धरे होंगे जैसे रेंट। ये सारे कहलाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। एक कंपनी के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले माइनस होते हैं उसकी टोटल सेल्स में से। अब वो सेल्स में से माइनस करके आपका आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो अब ये जो आपने कैलकुलेट करा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ये कैसे शो होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जानेंगे पार्ट 9 के अंदर। तब तक आप हमारे चैनल को जो है फॉलो करके रखें और हमारी इस सीरीज को जो है कंटिन्यूअसली वॉच करते रहें। कंपनी स्टार्ट होती है, स्टार्ट होकर के अपनी सेल्स जनरेट करती है, और सेल्स जनरेट करने के बाद उस सेल्स में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करती है। ये जो है हमने इससे पहले वाले पार्ट 8 के अंदर जाना था। ये इस सीरीज का पार्ट 9 है, और इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि अगर हम सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो क्या निकल के आता है। हम अपने पिछले एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के देख लो। हमने 15000 की सेल्स जो है जनरेट करी थी। 15000 की सेल्स में से अब हम माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम सपोज करते हैं 8000 है, तो 15000 में से 8000 जाएंगे तो बच के आएगा 7000 रुपए। तो ये 7000 रुपए आपका पता है क्या कहलाता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ना इसमें से इंटरेस्ट गया है, ना इसमें से टैक्स गया है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस हुए हैं। इसी का एक और नाम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये भी जो है इस नाम से कहलाया जाता है। इसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो उसके बाद आपका निकल के आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। तो उसके लिए आपको हमारी नेक्स्ट पार्ट जो है फॉलो करना पड़ेगा, जो कि 10th पार्ट रहेगा। तब तक आप हमारे चैनल को फॉलो कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कंपनी ने सेल्स करी और सेल्स में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो आपका आ जाता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये जो है पार्ट 9 के अंदर जो है जान चुके हैं। ये इस सीरीज का पार्ट 10th है। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लो, इसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में है। अभी जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है ना, इसके अंदर से इंटरेस्ट माइनस होगा 300 रुपए का। और वो कैसे? 3000 रुपए का हमने बाहर वालों से लोन लिया था, 10% के अमाउंट पे लोन लिया था, तो हमारे पास 3000 का 10% निकल के आया 300 रुपए। अब ये जो हमारे पास 7000 रुपए बचा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अब इसमें से हम 300 रुपए माइनस करेंगे तो हमारे पास बच करके कितने आ जाएंगे? 6700 रुपए। और ये कहलाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है ना। इसमें से टैक्सेस जो है माइनस नहीं हुए हैं, और टैक्सेस हम किसको देते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं। अब टैक्सेस गवर्नमेंट को देंगे और क्या अमाउंट बचेगा, इसके लिए जो है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आना है, जो कि हमारा 11th पार्ट करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक चैनल को फॉलो कर लें। कोई भी कंपनी जब अपनी सेल्स करती है, सेल्स के अंदर से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करने के बाद आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और उसके अंदर से जब वो माइनस करती है इंटरेस्ट, तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। लास्ट पार्ट के अंदर जो कि 10th पार्ट था, उसके अंदर हमने डिस्कस करा था प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस तक, और हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं टैक्सेस के बारे में। अभी जो टैक्स है ये कंपनी देती है गवर्नमेंट को। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारा टैक्स का अमाउंट है ये है 1700 का। हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस आए थे 6700 रुपए के। अब ये 6700 में से हम माइनस करेंगे 1700, तो हमारे पास नेट फिगर बचेगी 5000 रुपए। अब ये जो 5000 निकल के आया है ये बिलोंग करता है आपके ओनर से।
ओनर्स वो जिन्होंने शुरुआत में कैपिटल ली थी 2000 रुपए की, क्योंकि ये जितना भी अमाउंट प्रॉफिट का बचा है ये सारा बिलोंग करेगा आपके इन ओनर्स को। अब ये जो ओनर्स है ये सारा अमाउंट नहीं लेके जाती, क्योंकि ये कुछ पैसा कंपनी के पास छोड़ते हैं ताकि कंपनी जो है इस बचे हुए पैसे का फिर से जो है इस्तेमाल कर सके बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। और ये जो बचा हुआ अमाउंट रह जाता है इसे बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग, और ये भी बैलेंस शीट के लेफ्ट तरफ में जाता है। और ये कैसे शो होगा और बैलेंस शीट के अंदर हम इसे कैसे शो करेंगे, डिविडेंड कब दिया जाता है, ये हम इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर जानेंगे, जो कि हमारा रहेगा पार्ट 12। तब तक आप ये जो हमारी सीरीज के 11 पार्ट है उसको जो है देख लो और हमारे चैनल को फॉलो करो। डिविडेंड एक ऐसा अमाउंट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है, वो शेयर होल्डर्स जो कंपनी को इनिशियली कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो इन्वेस्टर्स का पैसा है इसको यूज करती है कंपनी, और कंपनी इस पैसे का यूज करने के बाद जनरेट करती है सेल्स। सेल्स कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसको सेल करके हो सकती है, या फिर कंपनी उसी पैसों का इस्तेमाल करके बाकी लोगों को जो है सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। अब जब ये सेल्स करती है कंपनी, इस सेल्स में से कुछ खर्चे माइनस होते हैं और उन खर्चों को बोला जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होते हैं तो कंपनी के पास बच करके आता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में से जब इंटरेस्ट माइनस होता है तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब टैक्सेस माइनस होते हैं तो कंपनी के पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ना, इसी में से कंपनी डिविडेंड देती है, जो हमने बात करी थी वीडियो के स्टार्ट में। अब ये जो डिविडेंड दिया है ये कितने अमाउंट का दिया है, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा 11 पार्ट, और वो 11 पार्ट इसी सीरीज की कंटिन्यूएशन में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा आया था 5000 रुपए का। हम सपोज करते हैं कंपनी ने इसमें से 1000 रुपए का डिविडेंड दे दिया अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। अब कंपनी के पास 5000 में से जब 1000 माइनस हो गए तो बच गए 4000 रुपए, और ये 4000 किसके हुए, ये भी जो है ओनर के ही हुए। 1000 भी किसके गए, ओनर के, पर दोनों का नाम अलग अलग है। 1000 का नाम पड़ा डिविडेंड, और ये जो बचे हुए 4000 है इसका नाम पड़ता है रिटेन्ड अर्निंग। ये बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड के अंदर जो है शो होता है। अभी शेयर होल्डर का पैसा बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो हो रहा है, इसके लिए आपको इसी सीरीज का पार्ट 13 जाना पड़ेगा। ये वीडियो का पार्ट 12 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप हमारे चैनल को फॉलो करें। रिटेन्ड अर्निंग्स कंपनी की अर्निंग का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती तो कंपनी के पास ये पैसा बच जाता है, तो कंपनी को इस पर्टिकुलर पैसे को शो करना होता है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड के अंदर जो है आपका शो होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से जो है शो होता है। अब हम हमारी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे ये बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की लेफ्ट साइड में आपको सबसे पहले मिल रहा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपको 2000 रुपए की दिख रही है। ये जो पर्टिकुलर कैपिटल होती है इसे कहा जाता है डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय दी ओनर्स, मतलब ओनर इसको डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओनर इनडायरेक्टली भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी शेयर कैपिटल के अंदर, वो कैसे, रिटेन्ड अर्निंग के द्वारा। अब आप सेकंड नंबर पे देखेंगे रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से आपको शो हो रहा है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 4000 रुपीज। ये 4000 इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय द ओनर्स। थर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है 10% लोन। ये वो लोन है जो कंपनी उधार लेती है आउटसाइडर से। कंपनी एक और तरीके का उधार लेती है, वो लेती है क्रेडिटर से, मतलब छोटा मोटा अपना बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। अब ये जो लेफ्ट साइड है जो कि लायबिलिटी साइड है, ये आपको बताती है कि सोर्सेज ऑफ फंड क्या है कंपनी के पास। ये जो आपकी राइट साइड है इसके अंदर आपको एसेट शो करती है कि कंपनी का ये जो पैसा कंपनी ने लिया है ये कहाँ पे जो है यूटिलाइज हो रहा है। तो एसेट्स के बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, जो कि इस सीरीज का पार्ट 13 है। इससे पहले ऑलरेडी 12 पार्ट जो है अपलोड हो चुके हैं इस सीरीज के। अगर आपने नहीं देखे है तो आप देख लो, क्योंकि आपको ये जो 2000 फिगर है, ये 4000 है या फिर ये 2000 है, ये कैसे आपको पता लगेगा, ये आपको पता लगेगा उन वीडियो से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल को फॉलो करो। एसेट्स, ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार जो है सुना होगा, और ये वर्ड आपने इसलिए बार बार सुना है क्योंकि एसेट कंपनी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। एसेट बैलेंस शीट की राइट साइड के अंदर जो है शो होती है, लेफ्ट साइड में आती है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज दर्शाती है कि कंपनी के पास पैसा कहां से आ रहा है, जैसे ओनर से आता है या बाहर किसी से उधार लेकर के आता है। ये सारी बातें अगर आपको जाननी है कि लायबिलिटीज में कैसे आती है, तो इससे पहले आपको हमारा इस सीरीज के 13 पार्ट जो है देखने पड़ेंगे। ये इस सीरीज का 14th पार्ट है। इस 14th पार्ट का मेन टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स दो तरीकों से जो है क्लासिफाई हो सकती है। सबसे पहली होती है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के अंदर आते हैं लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, वेयर हाउसेज, शोरूम्स। ये फिक्स्ड एसेट कंपनी ने खरीद ली, उसको अपने पास रख लिया। अब उसको यूज कैसे करेंगे, उसको यूज करने के लिए कंपनी को चाहिए कैश, जिससे कंपनी कोई ना कोई इन्वेंट्री खरीद के आएगी। इन्वेंट्री मतलब कोई ना कोई स्टॉक खरीद के आएगी, जैसे रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। दूसरी बात, या तो रॉ मटेरियल कंपनी उधार पे लेगी। तो अगर कैश हुआ, चाहे उधार हुआ या इन्वेंट्री हुआ, इन तीनों को कंबाइन करके हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल भी आपकी बैलेंस शीट की राइट साइड के अंदर जो है आती है। अब यहाँ पर दो चीजें आई, एक फिक्स्ड एसेट और साथ ही साथ में वर्किंग कैपिटल, और ये दोनों मिलाकर के आपकी बैलेंस शीट की राइट साइड जो है बनती है। अब आपको ये समझ में आ गया कि लेफ्ट साइड में लायबिलिटी में क्या क्या आता है।
राइट साइड में एसेट्स में क्या क्या आता है। अब हम जानेंगे एक रियल लाइफ बैलेंस शीट को पढ़ते कैसे है। इसी के लिए आपको इसी सीरीज का 15 पार्ट जो है देखना पड़ेगा, तो वो आपको इस वीडियो के जस्ट नेक्स्ट मिल जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल को जो है फॉलो कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आईटीसी की बैलेंस शीट आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। ये देखो, ये बैलेंस शीट में ऊपर की तरफ में इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिख रही है कंपनी की, और वहीं पर नीचे एसेट्स दिख रही है आईटीसी की। अब आपको मैं इस वीडियो के अंदर पार्ट 16 वीडियो के अंदर आपको आईटीसी की इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ये जो होती है डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपके ओनर्स के द्वारा। दूसरा है रिजर्व्स। रिजर्व्स होता है इनडायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द ओनर्स। थर्ड नंबर पे आ रही है आपकी बोरोइंग्स। बोरोइंग्स वो कहलाती है जो कंपनी लोन लेती है बाहर से। अब ये कंपनी किसी बैंक से भी लोन ले सकती है या फिर किसी आउटसाइडर से ले सकती है, वो यहाँ पे बोरोइंग्स में शो होता है। अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आती है आपकी लायबिलिटीज जो आपको 1 साल के बाद चुकानी है, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ पे आ रही है आपकी करंट लायबिलिटीज जो कंपनी को विद इन 1 ईयर जो है चुकानी है। क्यों? क्योंकि इनकी पेमेंट जो है अभी हाल फिलहाल में आने वाली है। और लास्ट में आपको आईटीसी की दिख रही है टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज जितना भी ये ऊपर अमाउंट है ना, इसका टोटल है, ठीक है ना। और टोटल लायबिलिटीज हमेशा टोटल एसेट्स के बराबर आती है। जो ये ऊपर वाली टोटल लायबिलिटीज है वो नीचे वाली टोटल एसेट्स के बराबर आती है। अब टोटल एसेट्स कैसे होगी, इसके लिए आपको हमारी इसी सीरीज का पार्ट 17 देखना पड़ेगा। वो भी इसके जस्ट बाद जो है अपलोड हुआ है। अगर आपको सब कुछ जानना है ना कंपनी के बारे में, बेसिक से एडवांस तक, तो आप हमारी इस सीरीज को फॉलो कर लो। पहली वीडियो से ये आज 16 पार्ट जो है आपके लिए बन चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आईटीसी की एसेट्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर नीचे की तरफ मिलेंगे एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले आपको दिख रहा है नेट ब्लॉक। नेट ब्लॉक का मतलब क्या हुआ, अगर कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट्स है उसके अंदर से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं। डेप्रिसिएशन मतलब ये कुछ वैल्यू कम कर दूं जो कि हर साल जो है कम होती है, तो कंपनी का नेट ब्लॉक निकल के आ जाता है। सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। WIP का मतलब हुआ वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि कंपनी के पास कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है जिससे कंपनी जो है अभी फिनिश गुड बनाएगी। मतलब अभी सामान पड़ा हुआ है, उससे अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना जिससे कंपनी उसको सेल कर सके। थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है इनटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब ये हुआ कंपनी के पास कुछ ऐसी इनटेंजिबल एसेट्स है जैसे पेटेंट्स है, राइट्स है, कोई कॉपीराइट है, ये जो है कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तो वो है यहाँ एसेट के अंदर आपके पास। फोर्थ नंबर पे आपको कंपनी की दिख रही है इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने कहीं पे पैसा लगाया होगा तो वो जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर शो होता है। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर लगाया है या कंपनी ने कोई किसी बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाया है तो वो जो है यहाँ पर शो होता है। उसके बाद आपको दिख रहे हैं लोन्स एंड एडवांसेस। कंपनी किसी को लोन भी तो देती होगी। जब कंपनी पैसा लेकर के आने के लिए लोन लेती है तो कंपनी के पास जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो किसी को वो लोन दे भी तो सकती है। तो कंपनी जब लोन देती है तो वो लोन एंड एडवांसेस के अंदर जो है यहाँ पर शो होते हैं। 6th नंबर पे आपको दिख रहा है अदर NC एसेट्स। NC का मतलब नॉन करंट एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी के पास कुछ ऐसी एसेट्स है जो ये ऊपर वाली हेडिंग्स के अंदर नहीं आ पा रही है, वो बची हुई है, तो वो कंपनी इसको यहाँ पे डाल देती है। जैसे कंपनी ने एडवांस दिया अपने एम्प्लॉइज को, वो यहाँ पर जो है शो होता है। उसके बाद आपको दिख रही है करंट एसेट। करंट एसेट जो आने वाले 1 साल के अंदर कंपनी बेच देगी, मतलब इससे जो बेच करके पैसा कंपनी के पास आ जाएगा, जैसे डेटर्स हो गए या फिर कंपनी के पास बैंक के अंदर पैसा, वो सब जो है आपको यहाँ पर शो होता है। इसके बाद आपको दिख रही है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट इन जितनी भी एसेट्स है इसका टोटल जो है कहलाता है। ये टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटीज के जो है बराबर होती है। अब इसके बाद हम पार्ट 18 के अंदर मिलेंगे आपको, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैलेंस शीट कौन सी हेल्दी है, कौन सी बैलेंस शीट हेल्दी नहीं है, आपको किसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रहना चाहिए। तो नेक्स्ट पार्ट आपको इसके बाद ही मिलेगा, तब तक चैनल को फॉलो करो। बैलेंस शीट वो किसी भी कंपनी की हो, वो आपको मेनली 2 ही इंपॉर्टेंट बातें जो है बताती है। सबसे पहली बताती है वो लायबिलिटीज के बारे में। लायबिलिटीज आपको दर्शाती है कि कंपनी के पास पैसा कहां कहां से आया है, और कंपनी के पास मेनली जब भी पैसा आता है वो 2 ही चीजों में जो है कैटेगराइज होता है। पहला लॉन्ग टर्म सोर्स जो लंबे समय के लिए आया है पैसा, दूसरा शॉर्ट टर्म सोर्स जो कि छोटे समय के लिए आया है, उसको हाल फिलहाल में जो है वापस करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताती है बैलेंस शीट आपको एसेट्स के बारे में। एसेट्स भी 2 तरीके से ही कैटेगराइज हो सकती है, क्योंकि एसेट्स आपको ये बताते हैं कि कंपनी पैसा इस्तेमाल कहां कर रही है, मतलब यूज कहां कर रही है जो पैसा आया है लायबिलिटीज से। तो ये जो यूज है ये मेनली 2 ही चीजों में हो सकता है, शॉर्ट टर्म यूज में या फिर लॉन्ग टर्म यूज में। अब कोई भी कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होगी ना तो वो कभी भी शॉर्ट टर्म फंड को लॉन्ग टर्म यूज के लिए जो है यूज नहीं करेगी, और वहीं पर लॉन्ग टर्म फंड को शॉर्ट टर्म फंड के लिए यूज नहीं करेगी। मतलब शॉर्ट टर्म वाले पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म वाला पैसा लॉन्ग टर्म के लिए।
अब अगर एक कंपनी शॉर्ट टर्म पैसे को लॉन्ग टर्म एसेट्स बाय करने में लगाती तो कंपनी बहुत बड़े एक डेंजर में फंस सकती है। आप लोगों के लिए एक ये रेड फ्लैग की तरह जो है काम करेगा, क्योंकि कंपनी के पास कोई भी क्रेडिटर आ सकता है और वो कंपनी से अपना पैसा वापस मांग सकता है, कंपनी को वो देना पड़ेगा। और अगर कंपनी को पैसा हाल फिलहाल में देना है और उसके पास शॉर्ट टर्म पैसा नहीं है तो उसको अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स को लिक्विडेट करना पड़ेगा, जो कि और भी डेंजरस सिचुएशन है। और अगर ऐसी सिचुएशन में कंपनी फंस जाती है तो आपको तो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है, लाल झंडी गाड़ के उससे जो है दूर रहना है। अब ये पर्टिकुलर कंपनी कहां पे और आपको कैसे जो है मिलेगी, इसके लिए आपको इस सीरीज का 19th पार्ट देखना पड़ेगा। ये इस सीरीज का 18th पार्ट है। कंपनी कोई भी हो, किसी भी सेक्टर से बिलोंग करती हो, उसके पास पैसे दो ही सोर्स से आते हैं, एक लॉन्ग टर्म सोर्स और एक शॉर्ट टर्म सोर्स। और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल कंपनी दो ही चीजों में करती है, लॉन्ग टर्म यूज के अंदर और शॉर्ट टर्म यूज के अंदर। शॉर्ट टर्म यूज के अंदर कंपनी अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, वर्किंग कैपिटल रखती है, और लॉन्ग टर्म के अंदर जब पैसा कंपनी लगाती है तो वो कोई फिक्स्ड एसेट खरीदती है। अब अगर कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रांग होना है तो उसको फोकस करना है कि उसको फिक्स्ड एसेट में वो पैसा नहीं लगाना जो उसका शॉर्ट टर्म से आया है, क्योंकि अगर कंपनी के पास कोई भी क्रेडिटर पैसा मांगने आता है तो उसको अपनी लॉन्ग टर्म एसेट्स को जो है लिक्विडेट नहीं करना पड़ेगा। तो आपको किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर दिखना है और वहां पर देखना है कंपनी की करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी से ज्यादा हो, और इतनी ज्यादा हो कि अगर वो बिके तो करंट लायबिलिटी आराम से जो है मीट हो सके, तो वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे सपोज करो एक कंपनी के पास करंट एसेट 30 करोड़ की है और वहीं पर नीचे उसकी जो करंट लायबिलिटी है वो है 10 करोड़ की, तो मतलब कंपनी के पास 3 एसेट है एक लायबिलिटी को मीट करने के लिए। जब ऐसा होगा तो वो पर्टिकुलर कंपनी जो है फंडामेंटली स्ट्रांग हो जाएगी। सिर्फ यही पैरामीटर नहीं है फंडामेंटली स्ट्रांग का, और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। अगर आपको वो सारे पैरामीटर जानने हैं तो आप हमारा नंबर सेव कर लें 7678323260, और इस नंबर के ऊपर आप हमारे को व्हाट्सएप या कॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन जो है ले सकते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। और अगर आपको इस सीरीज से मजा आया हो, क्योंकि ये इस सीरीज का फाइनल पार्ट है, तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।